हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ब्रैंकियोस्टोमा, जिसे एम्फियोक्सस भी कहते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। एक तो उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखेंगे, उसका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखना है हमें, साथ में उसके हैबिट्स और हैबिटेट्स भी आज हम देखेंगे। तो जो ब्रैंकियोस्टोमा यो एम्फियोक्सस जो है, ये सेफेलोकोर्डेटा सब फाइलम के अंदर आता है। कौन सा सब फाइलम में आता है? सेफेलोकोर्डेटा में आता है। और ये जो सेफेलोकोर्डेटा सब फाइलम है, ठीक है। तो इस सेफेलोकॉर्डेटा को जो हमने पढ़ा था, तो हमने देखा था कि सेफेलोकॉर्डेटा मतलब इसमें जो कॉर्ड पाई जाती है, जो नोटोकॉर्ड पाई जाती है, वो इसके सेफेलस वाले पार्ट मतलब इसकी जो सिर होता है उससे भी आगे, ठीक है ना, जो रोस्ट्रम वाला पार्ट होता है, यानी तुंड वाला जो भाग होता है, जो टॉप ऑफ द हेड होता है, वहाँ तक फैली हुई होती है, ठीक है। तो इसलिए इनको सेफेलोकॉर्डेट्स कहा था। हमने क्या कहा था? सेफेलोकॉर्डेट्स कहा था। और इन सेफेलोकॉर्डेट्स में पाया जाता है, एक तो होता है ब्रैंकियोस्टोमा। तो इसके जो मेंबर्स होते हैं वो छोटे होते हैं, साथ में मराइन होते हैं, समुद्री जल में रहने वाले, और ऊपरी तौर पर ये मछली जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? सुपरफिशियली फिश लाइक कॉर्डेट होते हैं। कैसे कॉर्डेट हैं? फिश लाइक, दिखने में फिश जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ब्रैंकियोस्टोमा जो है कौन से फाइलम में आता है? सेफेलोकॉर्डेटा सब फाइलम में। इसका एक और नाम दिया गया है एम्फियोक्सस। क्या नाम दिया गया है? एम्फियोक्सस। तो सेफेलोकॉर्डेटा क्या नाम दिया था? मैंने बता दिया कि सेफेलो मतलब होता है हेड आपका, और हेड के भी आगे तक, यानी जो मस्तिष्क होता है उसके भी ऊपर तक अगर नोटोकॉर्ड या पृष्ठरज्जु पाई जाती है तो उसको कहते हैं सेफेलोकॉर्डेटा। क्या कहते हैं? सेफेलोकॉर्डेटा। और सेफेलोकॉर्डेटा में ही यही विशिष्टता होती है इसकी। इसके अलावा और कहीं भी कॉर्डेट में ये चीज़ें मिलती नहीं है, ठीक है। इनमें एक तो खोपड़ी का अभाव होता है, इसमें करोटी पाई नहीं जाती, इसलिए इनको एक्रेनिएटा भी कहते हैं, ठीक है। इसको कहाँ रखा जाता है? कौन से ग्रुप में रखा जाता है? एक्रेनिया में रखा जाता है, क्योंकि इसमें क्रेनियम बॉक्स नहीं होता। इसके अलावा जो इसके नाम है, ये एम्फियोक्सस नाम है। एम्फी मीन्स होता है टू, एम्फी मीन्स होता है टू, या उसको कहते हैं उभय, ठीक है। और दो जो लॉन्स लेंस टाइप स्ट्रक्चर होता है, लेंस लाइक, यानी दो भाले के समान स्ट्रक्चर होता है, मतलब आगे से भी ये भाले जैसा तेज होता है, नोकदार होता है, ठीक है। तो दोनों जो इसके सिरे होते हैं, दोनों जो एंड्स होते हैं, वो सारे के सारे दोनों एंड्स होते हैं, वो भाले के समान तेज होते हैं, नोकदार होते हैं, शार्प और पॉइंटेड होते हैं, इसलिए और इसका नाम है लॉन्सिलेट या लॉन्सेट कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? लॉन्सिलेट या लॉन्सेट। इसका एक डायग्राम है जो आपको मैं बताऊंगा। ये जो डायग्राम है, ये आपका जो डायग्राम है, इसी एम्फियोक्सस का है। किसका है? एम्फियोक्सस का। आप देखिएगा, एम्फियोक्सस का ये जो पार्ट है, ये रोस्ट्रम वाला पार्ट है जिसको तुंड कहा है, ये हेड के भी ऊपर है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो नोटोकॉर्ड आप देख रहे हो, ये नोटोकॉर्ड इसके सिर के आगे वाले भाग तक फैली हुई है, ठीक है ना। इसके सिर के आगे वाले भाग तक फैली हुई है। और ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये जो होता है रेत के अंदर खुद को, जो शैल ग्रेव्स होते हैं, ठीक है ना, उनके अंदर खुद को क्या कर लेता है? दबा लेता है। और इसका जो मुंह होता है वो ही केवल बाहर की ओर खुला रहता है, बाकी क्या करता है? पूरा पूरा ये अंदर की ओर रहता है। और इसकी साइज देख रहे हो आप कि ये कैसा है? बिल्कुल तीखा है। कैसा है? बिल्कुल तीखा है, ठीक है। तो ये तीखा भी है, भाले समान है। तो इसके दोनों सिरे, एंटीरियर और पोस्टीरियर, दोनों जो सिरे हैं, दोनों के दोनों जो सिरे होते हैं वो क्या होते हैं? तीखे होते हैं, लेंस लाइक होते हैं, इसलिए इनको क्या नाम दिया गया है? लॉन्सिलेट भी कहते हैं। अब इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं। तो जो फाइलम होता है, तो इसका जो फाइलम है वो है कॉर्डेटा। हम जानते हैं, हम कॉर्डेटा ही पढ़ रहे हैं। और इसका जो ग्रुप है वो है एक्रेनिया। एक्रेनिया क्यों कहा था? क्योंकि इसके अंदर क्रेनियम बॉक्स नहीं होता है। सब फाइलम जो होता है इसमें वो होता है सेफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। और जो क्लास है वो होती है लेप्टोकॉर्डी। जो फैमिली है वो है ब्रैंकियोस्टोमिडी। और इसका जो टाइप है उसका नाम है ब्रैंकियोस्टोमा कहते हैं इसको। और इसका जो प्रचलित नाम है, जो जोलॉजिस्ट इसको यूज़ में लेते हैं, वो होता है एम्फियोक्सस, भी इसको यूज़ में लिया जाता है। और इसका कॉमन नेम क्या हो गया अब? लॉन्सिलेट। क्या हो गया? लॉन्सिलेट। इसका जो सबसे पहले जो डिस्क्राइब किया था इसको, तो सबसे पहले डिस्क्राइब किया था पेलास ने। किसने कहा था? पेलास ने। और पेलास ने इसको क्या नाम दे दिया था? लाइमेक्स लेंसियोलेटम। क्या था? क्या कहा था? लाइमेक्स लेंसियोलेटम। उसके बाद कोस्टा नामक वैज्ञानिक आए थे इटली के। इन्होंने देखा कि ये कॉर्डेट है, और कॉर्डेट है तो इसको नाम दे दिया ब्रैंकियोस्टोमा लेंसियोलेटम कहा इसको, ठीक है। और इसकी 2 साल बाद में इसको येरल नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या नाम दे दिया? एम्फियोक्सस लेंसियोलेटस कहता है,
क्या कहा, एम्फियोक्सस लैंसोलेटम। तो अलग अलग नाम इसको दिए भी गए थे, ठीक है। अब इसके आगे हम बात करेंगे इसकी ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं कि इसका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। तो ब्रैंकियोस्टोमा की लगभग 9 प्रकार की जातियां होती हैं, स्पीशीज होती हैं, जो कि सब जगह पर पाई जाती हैं, सार्वभौमिक होती हैं, ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन होता है ये। और लगभग कितनी प्रकार की होती हैं, 9 प्रकार की। तो ब्रैंकियोस्टोमा की अबाउट 9 स्पीशीज जो होती है, ठीक है ना, ये पाई जाती हैं और ये संसार के विभिन्न महासागरों में, ठीक है ना, डिफरेंट ओशंस में ये क्या करते हैं, रिपोर्ट होते हैं, ये वहाँ पर रिपोर्टेड होते हैं, पाए जाते हैं। और ख़ास करके गर्म समुद्र जो होते हैं, वार्म सीज होते हैं, या भूमध्य सागर जो है, ठीक है ना, उनमें अधिकतर ये पाए जाते हैं, मिल जाते हैं। और चाइना और जापान की जो तट हैं, जो कोस्ट होते हैं, ठीक है ना, तो उनमें भी ये प्रचुरता से मिलते हैं और वहाँ पर भोजन की तरह इसको यूज़ में लिया जाता है, ठीक है ना। तो जहाँ पर इनको क्या किया जाता है, सोल्ड एज अ फूड, भोजन की तरह वहाँ पे ये बिकता है, वहाँ पर उपयोग में लिया जाता है। और इसकी जो सबसे ज़्यादा ज्ञात स्पीशीज़ की बात करें तो वो है ब्रैंकियोस्टोमा लैंसेओलेटम। आज का हम जो भी इसका विवरण देखेंगे, आगे जो भी आप ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फियोक्सस के बारे में पढ़ते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा जो ज्ञात स्पीशीज़ है, इसकी बेस्ट नॉन स्पीशीज़ ब्रैंकियोस्टोमा लैंसेओलेटम, इसको ध्यान में रखे हुए सारे सारे कैरेक्टर यहाँ पर डिसाइड किए जाते हैं। तो इसके सारे गुण हैं, हैबिटेट हैं, हैबिट्स हैं, ये सारी सारी इससे रिलेटेड ही हमें पढ़नी है। इसके अलावा हम कुछ कॉमन स्पीशीज़ ऑफ इंडियन सी कोस्ट की बात करें, अगर हम भारतीय तटों की बात करें, तो उसमें ब्रैंकियोस्टोमा इंडिकम आता है आपके, है ना, ब्रैंकियोस्टोमा पेलेजिकम भी आता है, ब्रैंकियोस्टोमा सेरेबियम भी आता है। तो ये कुछ भारतीय समुद्र तट जो होते हैं, इंडियन सी कोस्ट पर पाए जाने वाली स्पीशीज़ हैं, जो कॉमनली यहाँ पर पाई जाती हैं। अब नेक्स्ट इसके आगे बात करेंगे हम इसकी हैबिट और हैबिटेट के बारे में। तो ब्रैंकियोस्टोमा जो है, हमने देखा अभी कि कैसा जंतु है, मराइन वाटर में रहने वाला जंतु है, सागरीय जंतु है, ठीक है ना, जो सी कोस्ट पर भी पाया जाता है। और सामान्यतः ये कहाँ होता है, छिछली पानी में होता है, जो शैलो वाटर्स होते हैं, जहाँ पे पानी बहुत कम होता है, तो वहाँ पर ये पाया जाता है। और जो सैंडी कोस्ट होते हैं, रेतीले तट होते हैं, वहाँ पर खारे या नमकीन जल में, ब्रैकिशियस सॉल्ट वाटर होता है, उसमें ये पाया जाता है अधिकतर, ठीक। और इसकी जो जीवन पद्धति होती है वो दोहरी होती है, डबल मोड ऑफ लाइफ इसमें पाया जाता है। तो इस तरीके से ये दोहरी जीवन पद्धति भी जीता है। और अधिकांशतः जो ये ब्रैंकियोस्टोमा होते हैं वो रेत में पाया जाता है। अभी मैंने बताया था शेल ग्रेव्स में, एक चित्र बताया था, उसमें बताया था कि वो शेल ग्रेव्स के अंदर धंसा हुआ है बिल्कुल। तो अधिकांशतः जो होते हैं ये रेत के अंदर सीधी खड़ी दशा में मिलते हैं, ठीक है ना। तो मोस्टली इट इज़ बरीड इन अ सैंड, ठीक है ना। तो कौन सी कंडीशन में रहते हैं, अपराइट कंडीशन में ये खड़े हुए मिलते हैं। किस कंडीशन में मिलता है, अपराइट कंडीशन में खड़ी हुई दशा में ये वहाँ पर मिलते हैं। और इनका जो आगे का जो सिरा होता है, एंटीरियर एंड जो होता है, ये रेत के ऊपर निकला हुआ रहता है। किसके ऊपर निकला होता है, रेत के ऊपर। तो आगे का आपने देखा होगा जो ऑरल हुड है वगैरह, जो मुख का पार्ट है, ठीक है ना, एंटीरियर एंड जो है, अग्रसिरा जो है, रोस्ट्रम है, वेस्टिब्यूल है, ये सारी जो थी वो चीज़ें क्या ही थी, बाहर की ओर निकली हुई थी। और बाकी पीछे का सिरा क्या था, पूरा पूरा रेत के अंदर पूरा पूरा धंसा हुआ था, ठीक है। इसके आगे हम बात करें कि ये बाहर कब निकलता है, तो ये रात्रि के समय या जब धुंधला हो जाए उस समय ये रेत से क्या करता है, बाहर निकल जाता है। और बाहर निकल करके, ठीक है, पेशियों के द्वारा क्या करता है, मसल्स के द्वारा गति करता है। और इसकी जो गति होती है उसको कहते हैं लेटरल एंडुलेटिंग मूवमेंट्स करता है ये, यूँ कह सकते हैं। इसको हिंदी में कहेंगे पार्श्वित तरंगित गति, ठीक है। और इस मूवमेंट के द्वारा ये क्या करेगा, जल में गति करता है। और जल में क्या करता है, तैरते हुए गति करता है। तो बिल्कुल एक्टिवली ये क्या करता है, स्विमिंग करता है वहाँ पे, ठीक है, एक्टिवली करता है स्विमिंग। और किस तरीके से करता है, ऊर्ध्वाधर, जिसको वर्टिकली कह सकते हैं कि वर्टिकली ये क्या करता है, इट स्विम्स वर्टिकली इन वाटर, ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि कभी कभी ये डिस्टर्ब भी हो जाता है, ठीक है। तो जब डिस्टर्ब होता है तो ये क्या करता है, कूदता है अपने बिल से, ठीक है ना, अपने बरों से क्या करता है, जंप करता है और फिर तैरता है, छोटी छोटी दूरी पर क्या करता है, तैरने लग जाता है। अब इसके आगे बात करें, ब्रैंकियोस्टोमा जो है एक प्ररूपी पक्षमाभी पोषी है। पक्षमाभी पोषी का मतलब समझिएगा कि सेलियर ये फीडर है ये, ठीक है ना। इसकी बॉडी के अंदर सीलिया पाए जाते हैं और सीलिया से क्या करता है, ये भोजन को, फूड को क्या कर लेता है, कंडक्ट कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। तो जो रेस्पायरेशन जब करता है या जो फूड जो आता है वो इसमें किसके थ्रू आता है, तो जो बॉडी के अंदर पानी जो है वो एंटर करता है, किसके रूप में एंटर करता है, तो वाटर करंट के रूप में एंटर करता है, जलधारा के रूप में, क्योंकि ये
पाया कहाँ जाता है, समुद्र में। और जो पानी होगा वो उसके बॉडी के थ्रू प्रवेश करेगा, उसके माउथ के थ्रू, ठीक है। और जब माउथ के थ्रू ये बॉडी के अंदर प्रवेश करता है तो उसी के साथ में जो वाटर के साथ में जो भी छोटे छोटे प्लव की सूक्ष्म जीव होते हैं या प्लैंक्टोनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या प्लांट प्लैंक्टन्स भी हो सकते हैं, उनको गृह क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो उनको ग्रहण करके ये अपना भोजन निर्वाह करता है, तो उन पर डिपेंड रहता है भोजन के लिए। ये जो जलधारा इसके प्रवेश करती है, कैसे करती है, तो इसका जो एंटीरियर एंड होता है, जो आगे वाला सिरा है, उससे कहाँ जाएगी, मुख में जाएगी। और मुख में ये लगातार क्या करती है, कंटिन्यूटी इसकी बनी रहती है, जिससे इसको क्या मिलती है, ऑक्सीजन भी मिलती है, रेस्पिरेशन करता है इसी से, और इसी से इसको फूड भी मिलता है। और फिर क्या करेगी, ये आगे से प्रवेश करती है और पीछे का जो छिद्र होता है, जिसको परिकोष्ठ छिद्र है, एट्रियोपोर कहते हैं, इससे क्या करता है, ये बाहर की ओर निकलता है। इसको मैं चित्र द्वारा बताऊंगा अभी मैं आपको कि कहाँ से प्रवेश करती है और कहाँ से बाहर निकलती है। और इसमें जो नर और मादा जंतु होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो मेल और फीमेल जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। ये इनकी कुछ हैबिट और हैबिटेट्स थी, ठीक है ना। और इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है ये भी कहाँ होता है, तो ये क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं अपने गैमेट्स, वाटर में रिलीज कर देते हैं। तो डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है। कैसा होता है, इनडायरेक्ट। तो जो लार्वल स्टेज होती है वो फ्री स्विमिंग होती है पानी के अंदर, ठीक है। और क्या करती है, धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाती है, एडल्ट में चेंज हो जाती है। तो यही कुछ इसके हमने हैबिट और हैबिटेट्स देखे। अब देखिएगा इसकी कुछ डायग्राम है, जैसे ये डायग्राम आपके सामने मिला रहा हूँ, ये ब्रैंकियोस्टोमा का एंटायर एनिमल है। राइट साइड से देखिएगा तो इस टाइप का वो दिखता है। इसके अंदर देखिए आप, ये जो नोटोकॉर्ड है, ये नोटोकॉर्ड जो है इसके अंदर रोस्टम तक फैली हुई है। कहाँ तक फैली हुई है, रोस्टम से लगा करके टैल तक पूरी फैली हुई है। और ये जो माउथ वाला पार्ट है, ये जो ऑरल हुड वाला पार्ट है, ठीक है ना, यहाँ से जो होगा वो क्या करेगा, फूड जो है वो वाटर करंट के रूप में एंटर करता है। और यहाँ से एंटर करके वो क्या होता है, एड्रियोस्पोर से वापस बाहर निकल जाता है। कहाँ से निकलता है, एड्रियोस्पोर से। तो ठीक है, तो इसमें नोटोकॉर्ड कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है, माउथ से भी आगे वाले पार्ट तक पाई जाती है, ठीक है। इसलिए इनको कहते हैं सिर से भी आगे वाले पार्ट तक, इसलिए इनको सिफेलोकॉर्डेट में रखा गया है। कहाँ तक रखा गया है, सिफेलोकॉर्डेट को, ठीक है। थैंक यू। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।